अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि बसपा से क्या गलती हुई है कि ये लोग बसपा की तरफ नहीं आ रहे, हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी नज़रों में कुछ गलतियां होंगी कि जो बसपा ने की हुई है, परंतु सामाजिक संघर्ष कोई इतना आसान संघर्ष नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सामाजिक सवाल, राजनीतिक सवाल नहीं। कल बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती या बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से जो है बाबा साहब के विचारों पे खरा नहीं उतरती, तो आप पूरे भारत में किस राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे? आप ये बताएं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई आपके अंदर कमियां, क्या हमारे अंदर कमी यह है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी संघर्षों की पार्टी है। वो आपको खाने के लिए मलाई नहीं देगी, संघर्ष करवाएगी। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो विचारधारा पे खरी नहीं उतर रही, वो सड़कों पे नहीं उतर रही, वो लड़ाई नहीं लड़ रही, वो भाजपा की समर्थन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप बहुजन समाज पार्टी पे लगते हैं। और जब तक बहुजनों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कोई भी राजनीतिक पार्टी बनेगी, उसके ऊपर आरोप लगते रहेंगे। अब आ जाओ कि हमारे अंदर कमियां क्या है। हमारे अंदर कमी ये है कि हम सत्ता में नहीं। सत्ता में तो कांग्रेस भी नहीं है ना। नहीं, अब सत्ता में आज कांग्रेस नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन और दूसरा तेरा। इन्हें तो पता है भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये कांग्रेस वही पुरानी है, लेकिन नोटंकी नहीं है। और नोटंकी क्या है कि मैं संविधान बचा रहा हूं। जिस दिन राहुल बाबा ये कहेंगे कि जल जंगल जमीन, जिसकी जितनी हिस्सेदारी मैं उसे उतनी दूंगा, और ईवीएम की लड़ाई के साथ साथ ये लड़ाई कि कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी और कोई भी एससी कम्युनिटी का, एसटी कम्युनिटी का कोई भी नेता पूरे भारत में नहीं मारा जाएगा, मैं उस दिन इनका समर्थन करूंगा, वरना ये सब नौटंकी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कहा कि मैं कांग्रेस की 54 की भी सदस्यता नहीं लूंगा, तो क्या उन्हें आप अंबेडकरवादी कह सकते हैं? क्या जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पहले चुनाव में हराया, आप उन्हें अंबेडकरवादी कह सकते हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से पूना पैक्ट पर जिसने जबरदस्ती उनको बाउंड डाउन किया, क्या आप उन्हें अंबेडकरवादी कह सकते हैं? और जिन्हें कानून मंत्री के रूप में जब इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या आप उन्हें असल में अंबेडकरवादी कह सकते हैं? जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं, तमाम अंबेडकरवादी जो है वो फलाना पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, ढिमकाना पार्टी में जा रहे हैं। अरे आप मुझे एक बात बताएं, देखिए राजनीतिक रूप से कोई भी हरिजन, कोई भी दरिजन कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उसके पास कोई भी ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन या उसकी आइडियोलॉजिकल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। परंतु अगर आप ये कहते हैं कि अंबेडकरवादी, तो मैं नहीं भूला हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करने वाले को। मैं नहीं भूला हूं उन लोगों को जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बोल दिया था कि इन लोगों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या, उनकी खिड़कियां तक बंद है। और आज मैं उसी पार्टी की गुलामी सिर्फ इस वजह से करूं क्योंकि वहां पर एक वैक्यूम था और उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए मैं चला गया। पर सम्मान भी तो उन्होंने करा ना, बाबा साहब को राज्यसभा भेजा, मंत्री बनाया। देखिए ये सारे मौके दिए। मेरी एक बात उन चीजों को क्यों भूल जाते हैं? सुनिए मेरी बात। आप ऐतिहासिक रूप से अगर मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों को क्यों भूल जाता हूँ कि बाबा साहब ने भेजा, उन्होंने एहसान किया। क्या उनके पास बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंटेलेक्चुअल, कोई शिक्षित व्यक्ति था जो उस वक्त हमारी आवाज़ उठा था? जब ये विंस्टन चर्चिल के पास इनके पुरखे गए थे, तो इन्होंने विंस्टन चर्चिल से ये कहा कि हमें कोई संविधान बनाने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि आप इधर उधर जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बात कीजिए। तब जाके इन्होंने ये सोचा कि हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से ही हम निवेदन कर ले कि संविधान बनाने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, वो मजबूरी थी, तभी ही इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को रखा। वरना इनका बस चलता तो इन्होंने तो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सामने बाबू जगजीवन राम जी को खड़ा किया। इसकी क्या मजबूरी थी कि जब जब बाबा साहब चुनाव लड़े तो बाबा साहब के सामने इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए रखा कि बाबा साहब का जो पार्लियामेंट में या आवाज़ उठाने का जो सपना वो चकनाचूर हो जाए। तो क्या बाबा साहब की बात सच हो रही कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया? ना, देखिए मेरी बात सुनिए। आप एक बात समझिए कि एजुकेट एजिटेट, जब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब नारा देते हैं एजुकेट एजिटेट एंड यूनाइट, की संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, ये जब नारा है तो आप कहते हैं पढ़े लिखे। इस बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा कि देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द एजुकेटेड। ए पर्सन मे बी एजुकेटेड, but if he is not raising voice of the community, then he is the illiterate in the sense of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar.
अगर कोई पीएचडी कर लेता है, कोई डिग्री होल्डर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही मायनों में शिक्षित है। बाबा साहब के सही मायनों में शिक्षित होने का मतलब है आप अपनी भी आवाज़ उठाएं, समाज की भी आवाज़ उठाएं, गरीबों की भी आवाज़ उठाएं, और सभी जातियों की, चाहे वो किसी भी जाति से, उनकी अगर आप आवाज़ उठाएं तो वो व्यक्ति जो है सही मायनों में शिक्षित है। एक पीएचडी की डिग्री लेना कहीं, या एक सरकारी नौकरी लेना, या एक वकील बन जाना, ये सही मायनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो शिक्षित बनो का नारे का सिद्धांत नहीं है। जब बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने, तो पढ़े लिखे लोगों का मतलब ये है कि जो डिग्री लेके घूम रहे हैं और जो कहते हैं कि मैं समाज का रहनुमा हूं और समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे और एक चवन्नी की खातिर बिक रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की नज़रों में शिक्षित नहीं थे। वो सिर्फ किताबी ज्ञान उनके पास हो सकता है, एक फॉर्मल डिग्री उनके पास हो सकती है। तो बाबा साहब जब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो पढ़े लिखे का मतलब वही लोग हैं जो आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को, सिद्धांतों को धोखा दे रहे हैं। नहीं, एक बार कहा जाता है कि बाबा साहब का, जैसे आपने कहा, तमाम अपमान किया कांग्रेस ने, और दूसरी तरफ जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वही कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाला अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकता। अब आप ये कहें कि हर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति जो कांग्रेस में जा रहा, तो नहीं जा रहा। क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास ऑफर नहीं था? मेरे पास ऑफर कांग्रेस से भी है, मेरे पास ऑफर भाजपा से भी है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों कई लोग हैं जो मिट्टी में मिलना मंजूर करते हैं, परंतु आइडियोलॉजी से समझौता करना कभी मंजूर नहीं करते। आप ये कहते हैं कि नहीं, देखिए, अपोजिशनिस्ट लोगों को आप अंबेडकरवादी नहीं कह सकते। इन्हें अंबेडकरवाद की बैसाखी तो चाहिए, परंतु इनकी जो मंजिल है वो राजनीतिक सत्ता हासिल करना है, सामाजिक परिवर्तन नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, वर्तमान में आप देखिए कि ये भी चला गया, वो भी चला गया। राजनीतिक रूप से जब राजनीति बनती है तो राजनीतिक जो विचार है हमेशा अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते, और अस्थिर विचारों के और छोटे लालच के चलते लोग जो है रामदास अठावले, राजेंद्र पाल गौतम, उदित राज, रतन लाल, रविकांत, ये लोग क्या अंबेडकरवादी नहीं है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, इनमें से किस नेता को आप राष्ट्रीय लेवल का नेता मानते हैं? पहले मुझे जवाब दीजिए। सारे राष्ट्रीय लेवल के नेता मुझे बताएं ना, कौन सा राष्ट्रीय लेवल, एक नेता का नाम बताएं। सारे राष्ट्रीय लेवल के जितने मैंने नाम ले दिए। नहीं, आप ऐसा है, आपके जो डाटा है, आपके तथ्य जो खराब हैं, ये अपने आप को बेशक से राष्ट्रीय लीडर मान ले। जिस प्रकार शतुरमुर्ग जो है रेत में मुंह दे लेता है बिल्ली को देख आते हुए देखकर, उसी प्रकार इनकी गलतफहमी है कि राष्ट्रीय नेता हैं। मलाई चाटनी होगी तो उदित राज बन जाएंगे, फिर जो है रामराज बन जाएंगे, फिर कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर वो भाजपा में चले जाएंगे, और अंत में परिणाम क्या होगा कि पीडीए, फलाना ढिमकाना, ये संगठन बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। अब आ जाओ रामदास अठावले साहब की बात। नहीं, आप लोगों से क्या गलती हो रही जो आपकी तरफ ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। आप लोगों से मतलब ये बताए। नहीं, बसपा हो गया, या समाज पार्टी हो गई, या सपा हो गई, ये तमाम जो पार्टियां हैं बहुजनों की, उनसे क्या गलती हो रही जो उस तरफ ये लोग नहीं आ रहे? देखिए, मेरी अगर आप मुझसे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो मैं बहुजन समाज पार्टी को जानता हूँ, किसी असपा और सपा को नहीं जानता। ठीक, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बसपा से क्या गलती हुई है कि ये लोग बसपा की तरफ नहीं आ रहे, हाँ बिल्कुल, देखिए, आपकी नज़रों में कुछ गलतियां होंगी कि जो बसपा ने की हुई है, परंतु सामाजिक संघर्ष कोई इतना आसान संघर्ष नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सामाजिक सवाल, राजनीतिक सवाल नहीं। कल बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती, या बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से जो है बाबा साहब के विचारों पे खरा नहीं उतरती, तो आप पूरे भारत में किस राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे? आप ये बताएं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई आपके अंदर कमियां, क्या हमारे अंदर कमी यह है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी संघर्षों की पार्टी है। वो आपको खाने के लिए मलाई नहीं देगी, संघर्ष करवाएगी। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो विचारधारा पे खरी नहीं उतर रही, वो सड़कों पे नहीं उतर रही, वो लड़ाई नहीं लड़ रही, वो भाजपा की समर्थन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप बहुजन समाज पार्टी पे लगते हैं, और जब तक बहुजनों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कोई भी राजनीतिक पार्टी बनेगी, उसके ऊपर आरोप लगते रहेंगे। अब आ जाओ कि हमारे अंदर कमियां क्या है। हमारे अंदर कमी ये है कि हम सत्ता में नहीं। सत्ता में तो कांग्रेस भी नहीं है ना? नहीं, अब सत्ता में आज कांग्रेस नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन और दूसरा तेरा। इन्हें तो पता है भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये तो कल तक कांग्रेस की भी बुराई करते थे सभी लीडर, जितनी कांग्रेस की बुराई करते थे उतनी भाजपा की करते। और एक बात बताओ, जब साहब काशीराम को पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है एक सापनाथ है, एक नागनाथ। हर व्यक्ति की नज़रों में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब काशीराम को मानता है, उन्हें पता है कि शेर का, ये दोनों जो है एक हरी घास में हरा नाग है, हरी घास में एक काला नाग है। तो ये दोनों जो नाग है शोषण करने का काम करते हैं। अब जब बात, पर इन लोगों का यह कहना है कि अब कांग्रेस देखिए आंदोलन वाली पार्टी हो गई है, वो संविधान बचाने की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है, दलितों पिछड़ों की
की बात कर रही है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए इसकी तरफ? ना बिल्कुल, देखिए अब आपने एक सवाल जो हमारी मांग है वही तो काम कर रही है कांग्रेस भी, अब देखिए। अच्छा बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस शासित राज्यों में क्लासिफिकेशन ऑफ जब रिजर्वेशन हुआ है तो सबसे पहले कांग्रेस ने लागू किया। दूसरी बात, संघर्ष करने की बात है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत न्याय यात्रा करते हैं। किसी एक बाबा साहब की मूर्ति पर अगर उन्होंने माला चढ़ाई हो तो मुझे बता दें। कि महुआ तो गए थे वो मध्य प्रदेश? नहीं, वो भारत न्याय यात्रा का एक ढोंग था। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए थे और ना ही किसी बुद्ध विहार में गए थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अब आ जाओ कि संघर्ष कर रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी को हीरो बनाकर इस देश में ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी है। अब आ जाओ संघर्ष की बात। आज अभी आप ये देख रहे होंगे कि एक नोटंकी चल रही है। नोटंकी क्या चल रही है कि ईवीएम का भांडाफोड़, वोट चोरी, 70,000 वोट चोरी, 3 लाख वोट चोरी, और ये सब जो छाती पीट रहे हैं, जो गोदी मीडिया, भांड मीडिया, कांग्रेसी मीडिया, सारे के सारे छाती पीट रहे हैं, नहीं एक हो जाओ, एक हो जाओ। भाजपा अगर एक रहोगे, सेफ रहोगे नारा लगाती है, तो कांग्रेस जो है संविधान बचाओ का नारा लगा रही है। अब आ जाओ संविधान बचाने की बात। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के पास मौका था कि लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो किसी शेड्यूल कास्ट को बनाती है, और के सुरेश साहब का नाम इन्होंने रातों रात साइडलाइन कर दिया। बाबा साहब की मूर्ति लगाई, हटाई, उस पर ये बिल्कुल चुप हो गए। जब क्लासिफिकेशन की बात हुई कि रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन, बिल्कुल कांग्रेस चुप है और अपने राज्यों में लागू कर रही है। अब ईवीएम की 4-5 दिन से नोटंकी चल रही है कि राहुल बाबा जो है मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। अगर कांग्रेस पूरे भारत में इस बात को कहे कि हम पूरे भारत के अंदर संघर्ष करेंगे, हम भारत बंद करेंगे, और हम ना तो ईवीएम से वोट चोरी होने देंगे, ना ही बूथ कैप्चरिंग होने देंगे, और जिसको जितनी वोट मिलेंगी ईमानदारी से लागू करेंगे, मैं उस दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वकील साहब, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में दलितों को नौकरी दी, संस्थान बनाए, बड़े बड़े अधिकारी बनाए थे, वही संविधान है, वही देश है, नौकरी नहीं है दलितों के लिए देश में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आज 70 सालों में, ये मैं उन हरिजनों और दलितजनों से सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सफाई कर्मचारी को छोड़ के पूरे भारत में किस डिपार्टमेंट में कांग्रेस ने बैकलॉग भरा? दूसरा सवाल, कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने जजेस, कितने प्रधानमंत्री, कितने हाईकोर्ट जजेस, कितने सुप्रीम कोर्ट जजेस कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भरे? तीसरा सवाल, कि घर से बुला बुला के ले जाते थे। घर से इनके पास अगर बंधुआ मजदूर और बंधुआ लेबर नहीं थी तो उन्हें बंदूक की नोक पे ले जाते, सत्ता के दम पे ले जाते थे, डंडे के दम पे ले जाते थे, और उसी डंडे और उसी सत्ता के डर था कि हमारे लोगों से हमारा काम छुड़वाया गया। अगर मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा बता दो कि इन्होंने 10वीं पास व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन किया। कह रहे हैं कि इमरजेंसी दलितों के लिए, और जो इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी स्वर्ण काल था शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उस स्वर्ण काल में कितने हमारे बिजनेसमैन पैदा हुए, कितने हमारे प्रधानमंत्री पैदा हुए, कितने हमारे मजबूत नेता पैदा हुए, कितने हमारे इंटरप्रेन्योर पैदा हुए, और कितने बिजनेसमैन पैदा हुए? आप ये बता दें। अगर आप एक का भी बताएंगे तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश है बसपा जैसी पार्टियों को कमजोर करने की। नहीं, देखिए, बसपा, सवाल, एक बात सुनिए, ना तो सवाल बसपा का, ना ही किसी थर्ड फ्रंट का है। सवाल यह है कि कांग्रेस और भाजपा की एक नूरा किस्तु है कि सत्ता में रहेंगे तो हम रहेंगे। मुझे एक बात बताएं, आपके हिसाब से बसपा में बहुत सारी कमियां हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारी कमियां। क्या पूरे भारत में, क्या अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो? आप मुझे बता दें। जाट समाज है, जाट समाज के कौन से राष्ट्रीय लीडर को ये प्रधान, अभी कुछ जुम्मा 4 दिन पहले सत्यपाल मलिक साहब की जो डेथ हुई, आप यकीन मानिए जितने भाजपा ही चुप थे उतने कांग्रेस से भी चुप थे। अब मैं आ जाऊँ, जाट समाज आ गया, मैं गुज्जर समाज आ गया, मैं लोधी समाज आ गया, इन समाजों के कौन से लीडर को इन्होंने आज तक, अब इस वर्तमान समय में एक इतना मजबूत किया कि हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब आ जाओ अनुसूचित जाति की बात। अनुसूचित जाति की बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के बाद में रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के अलावा साउथ की 2-3 पार्टियां हैं जो कि अनुसूचित जाति को अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहती है। परंतु उन पार्टियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? क्यों उनके नेताओं को? क्या कारण है कि भाजपा से कोई भी कांग्रेस में चला जाए तो बिल्कुल कोई भी राष्ट्रीय न्यूज नहीं बनेगी,
वहीं बसपा से एक कुत्ता भी अगर निकल के चला जाए तो ये बसपा टूटने का जो है कहते हैं कि बसपा टूट गई है। तो इनकी जो ये मीडिया मैनेजमेंट है, ये सारा मीडिया मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इसलिए है ताकि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया जा सके और आने वाली किसी भी थर्ड फ्रंट की सरकार को खत्म किया जा सके। तो कोई फायदा नहीं कांग्रेस में जाने से, नई कांग्रेस जो अब जिस प्रकार की बातें कर देखिए, नई कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस वही पुरानी है, लेकिन नोटंकी नहीं है। और नोटंकी क्या है कि मैं संविधान बचा रहा हूं, जिस दिन राहुल बाबा ये कहेंगे कि जल जंगल जमीन जिसकी जितनी हिस्सेदारी मैं उसे उतनी दूंगा, और ईवीएम की लड़ाई के साथ साथ ये लड़ाई कि कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी और कोई भी एससी कम्युनिटी का, एसटी कम्युनिटी का कोई भी नेता पूरे भारत में नहीं मारा जाएगा, मैं उस दिन इनका समर्थन करूंगा, वरना ये सब नोटंकी।